ओके जी, तो केराटोकॉनस शुरू करते हैं, जिसके अंदर बेसिकली हमारा जो स्ट्रोमल लेयर है उसके अंदर कोलेजन्स प्रेजेंट है ना, वो वीकन हो रहे होंगे या फिर पतले पतले से हो रहे होंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर ये हमारे कोलेजन की लेयर्स हैं, ठीक है, वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। इस केस में ये हो सकता है कि जो इंटरकनेक्शन है ये कम हो जाए, ये टूट जाए, या फिर जो हमारा ऊपर से ये बड़े बड़े स्ट्रैंड इनके डायमीटर मोटे मोटे और डायमीटर पतले हो जाए। और ये सारा प्रोसीजर एक स्पेसिफिक एरिया में होगा। जिस जगह पे स्पेसिफिक एरिया में होगा वहाँ पे हमें एपिकल देखने को मिलेगा, कोन देखने को मिलेगी। बेसिकली इस कंडीशन के अंदर हमारी कोन बन रही होती है। जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया नॉर्मली आपको ये नज़र आ रहा है कि डूम शेप है, ठीक है, लेकिन इस केस के अंदर हो जाता है कि ये कॉन शेप्ड हो जाता है। कॉन शेप्ड क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सेंट्रल एरिया में हमारा जो कोलेजन है ना वो वीकन हो चुका हुआ है। वो क्यों होगा वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। तो ये एक टैक्टिक डिस्ट्रोफी है। एक टैक्टिक का मतलब होता है कि डिस्टेंशन हो जाना किसी चीज़ की, मतलब मोटा हो जाना। कॉर्निया कहीं से मोटा हो जाएगा और डिस्ट्रोफी कहीं से पतला हो जाएगा। जहाँ से पतला होगा वहाँ से कॉर्न निकल आएगी और बाकी एरिया में मोटा हो जाएगा। नॉर्मल कॉर्निया आपने लोगों ने देखा होगा सेंट्रली वो थिन होता है, ठीक है, और पेरिफेरली वो मोटा होता है, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा कि जो जहाँ पे वो थिन हो जाएगा, नॉर्मली ज़्यादातर सेंटर में से बहुत ज़्यादा थिन हो जाता है, यहाँ पे थिन है लेकिन इससे भी ज़्यादा थिन हो जाएगा ना, तो वो अपना स्ट्रक्चर ही लूज़ कर देगा। अपना स्ट्रक्चर लूज़ करेगा और एपिकल कोनल शेप स्ट्रक्चर बना लेगा। वो कौन सेंटर में भी बन सकती है, वो अपर हैंड पे भी बन सकती है और लोअर हैंड पे भी बन सकती है, ठीक है। स्ट्रोमल डिसऑर्डर है, एक्टोपिक डिस्ट्रोफी। उसके अंदर फिर हमें क्या होगा कि हमें इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म देखने को मिलेगा। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है कि नॉर्मल लाइट ये आ रही है ना हमारी और रेटिना पे गिर रही है, एक जगह पे फोकस हो रहा है और इमेज बन रही है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर के अंदर क्या होगा कि कौन शेप कॉर्निया हो गया, वहाँ पे नॉर्मल था, यहाँ पे कौन शेप हो गया, तो लाइट एक जगह पे इमर्ज ही नहीं होगी, वो डिस्टोर्टेड इमेज होगी और हमें ब्लरी इमेज नजर आएगी, या डिप्लोपिया देखने में मिलेगा, ठीक है। एटियोलॉजी क्या आएगी? एटियोलॉजी में सबसे पहले तो हमारा आ जाएगा कॉर्नियल डिस्ट्रोफी हो रही है। वो मामलों को बता चुका हूँ कि डिस्ट्रोफी जो कि हमारा कॉर्निया वो पतला हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? प्राइमरी कॉजेज आ सकते हैं कि आइडियोपैथी का हमें पता ही नहीं है, और 10% हो सकती है ऑटोसोमल डोमिनेंट केसेस। उसके बाद ये होगा जो हमारा डोमिनेंट क्रोमोसोम होगा ना वो डिफेक्टिव होगा, 10% केसेस में ऐसे होता है, ठीक है। सेकेंडरी कॉज क्या आ जाएगा कि ओकुलर डिजीजेज आ सकती हैं। ओकुलर डिजीज कौन सी आ सकती है? एक तो कंजेंटल हो सकता है, ठीक है, जिसमें एनी रेडी आ जाता है, ठीक है। वो उसमें के अंदर होता है कि जो हमारे पीछे आयरस प्रेजेंट है ना, या तो वो होते नहीं या तो बिल्कुल छोटे छोटे से प्रेजेंट होंगे। उसके अंदर कंडीशन के अंदर ये हो सकता है, या फिर रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, जो कि हम रेटिना में पढ़ेंगे, इसके अंदर हमारे रेटिना के सेल्स टूट रहे होते हैं, ठीक है। या फिर एलर्जी कंजक्टिवाइटिस जो 70% कॉमन है। एलर्जी कंजक्टिवाइटिस में क्यों हो रहा है कि आपको पता है कि हमारी आंखों में खारिश होती है, एलर्जी कंजक्टिवाइटिस इचिंग होती है, ठीक है। पेशेंट जब आंख को मलता है ना, ठीक है, रब करता है, तो उसकी वजह से जो हमारे कॉर्निया के फाइबर था ना वो बारीक होना शुरू हो जाते हैं। स्टडी के वाइज देखा गया है कि ये मलना रबिंग की वजह से ना ये केराटोकॉनस बहुत ज़्यादा देखा गया है। तो इस वजह से 70% एलर्जी कंजक्टिवाइटिस में केस देखा गया है। उसके बाद सिस्टेमिक डिसऑर्डर क्या आ सकते हैं? सिस्टेमिक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो जाए कोई, जैसा कि डाउन सिंड्रोम है, जिसके अंदर हमारा 21 क्रोमोसोम 2 दफ़ा आ जाता है और 47 क्रोमोसोम बनते हैं और बहुत ज़्यादा मसले मसाइल चल रहे थे। उनमें से एक मसला ये भी हो सकता है कि जो हमारा कोलेजन है ना वो डिफेक्टिव बन रहा हो। डिफेक्टिव बनेगा, बारीक बनेगा, ठीक है, पतला होगा, वो कहीं से कॉनिकल शेप बना देगा हमारे कॉर्निया की। नॉर्मली हमारा डूम शेप कॉर्निया होता है। फिर उसके बाद हो सकता है कोई क्यूटेनियस डिसऑर्डर है, जिसमें एटोपिक डर्मेटाइटिस, इसके अंदर स्किन के ऊपर रैश बन रहे होते हैं, हमारी प्रोटेक्टिव लेयर डिस्टर्ब हो जाती है। वहाँ पे उसमें भी कोलेजन वगैरह प्रेजेंट होते हैं, आपको पता है, स्किन के अंदर भी, तो वो वाले डिस्टर्ब हो रहे हैं तो हमारे कॉर्निया के भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, उसके अंदर भी देखा गया है। और साथ में फिर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हो सकते हैं। आपको पता है जो हमारा कोलेजन है वो है ही कनेक्टिव टिश्यू है, तो ठीक है, उसके अंदर मार्फन सिंड्रोम, एलर्ट डेल्नो सिंड्रोम जो हमने पैथोलॉजी में पढ़े हुए हैं कि दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू और इलास्टिक टिश्यू वगैरह के डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। फिर या फिर जो आ जाएगा हमारा ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट है, जिसके अंदर हमारा टाइप 1 कोलेजन बड़ा थोड़ा बन रहा होता है, या फिर बानी डिफेक्टिव रहा होता है और बोन्स कमजोर हो जाती है और टूटने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, ठीक है। फिर पैथोजेनेसिस की तरफ चलते हैं। पैथोजेनेसिस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसके अंदर ये होगा कि हमारी डिफेक्टिव सिंथेसिस हो रही है म्यूकोपॉलीसेकेराइड बेसिकली प्रोटियोग्लाइकेंस। मैंने आपको पढ़ाया था कि जो हमारा लेयर है, स्ट्रोमल लेयर है, उसके अंदर प्रोटियोग्लाइकेंस पाए जा रहे हैं, स्ट्रोमल फाइबर्स पाए जा रहे हैं, स्ट्रोमल इसको लैमिला कह रहे हैं हम, और साथ में हमारे केराटोसाइट्स पाए जा रहे हैं जो कि हमारा कोलेजन बना रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर प्रोटियोग्लाइकेन डिफेक्टिव पाए जाएंगे और साथ में कनेक्टिव टिश्यू डिफेक्टिव पाया जाएगा जो बेसिकली हमारे कोलेजन है, ठीक है। और उसमें क्या होगा कि फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन की फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी। सबसे पहले हमारी एपिथेलियल लेयर आती है, फिर नीचे उसकी बोमेंस लेयर आ रही होती है, उसके अंदर भी कोलेजन पाया जाता है। जब कोलेजन ही डिफेक्टिव बन रहा है, बारीक बन रहा है, फिर टूटे फूटे बेसमेंट मेम्ब्रेन जो मेम्ब्रेन होगी उसके भी फ्रेगमेंट पाए जाएंगे, ठीक है। और साथ में हमें देखने को मिलेगा स्ट्रोमल लेयर के अंदर थिनिंग देखने को मिलेगी, बारीक हुई होगी, ठीक है, जिसकी वजह से एस्टिग्मेटिज्म जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, डिप्लोपिया, डबल विजन क्यों आ रही होगी मैं बता चुका हूँ ऊपर आप लोगों को। फिर उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? सिम्टम्स जो आएंगे, सबसे पहले एक तो पेनलेस होगा। पेन तब होगी जब हमारा जो कैपिकल है ना वो बहुत ज़्यादा कॉर्नर शेप हो जाएगा, मतलब कि वो
जो बहुत ज़्यादा बारीक हो जाएगा और हमारी जो अंदर नर्व्स है ना उसके ऊपर प्रेशराइज होगा, प्रेशर डालेगा तो पेन होगी उस केस में, लेकिन नॉर्मली ये पेनलेस कंडीशन ही है। और विजुअल एक्यूटी डिक्रीज क्यों हो रही है? एस्टिग्मेटिज्म हो रहा है, ठीक है, या फिर हमारे सामने आपको पता है कि सारा ब्लरी विजन होगा, वो आगे जाके बताऊंगा ब्लरी विजन क्यों हो रहा है, उसकी वजह से विजुअल एक्यूटी डिक्रीज होगी। दूसरा क्या है कि सडन विजन लॉस हो सकता है, हाइड्रोप्स आ सकते हैं। हाइड्रोप्स क्या होता है कि आपको पता है कि अगर ये हमारी स्ट्रोमा लेयर है वाइट वाली, ठीक है, स्ट्रोमा लेयर है, अब ये वाली स्ट्रोमा लेयर आगे जाके बहुत पतली होगी, ये कि यहाँ पे कॉनिकल शेप बन रही है हमारी, जो आगे जाके कौन बन रही है ना, वही कॉनिकल शेप यहाँ पे बन रही है, ठीक है, यहाँ बहुत ज़्यादा पतली होगी ये, ठीक है। अब सारा प्रेशर इसके ऊपर आ रहा है, जो हमारी नीचे वाली लेयर थी डेस्मेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। अब वो डेस्मेंट मेम्ब्रेन पीछे से प्रेशर आ रहा होगा, ठीक है, जो कि एक्वस फ्लूइड वगैरह है, वो डेस्मेंट मेम्ब्रेन टूट सकती है, क्योंकि ऊपर अब सपोर्ट ही नहीं है। सपोर्टिंग जो लेयर है हमारी स्ट्रोमल लेयर है, 90% तो सारा कॉर्निया को यही बना रही है, ठीक है। अगर यही बिल्कुल बारीक सी हो जाएगी तो खतरा होगा कि ये लेयर फट सकती है, ठीक है, जो हमारी डेस्मेंट मेम्ब्रेन लेयर फटेगी, सारा एक्वस ह्यूमर अंदर चला जाएगा, तो एक तरह का एडीमा अंदर देखने को मिलेगा, फ्लूइड देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से सडन लॉस हो जाएगा। अचानक से पेशेंट की बैठी बैठे वो डेस्मेंट मेम्ब्रेन फटी है और वो आपको प्रेजेंट करेगा कि अचानक से बिल्कुल नज़र आना बंद हो चुका है, क्योंकि आंखों में सारा पानी आ चुका है। फोटोफोबिया देखने को मिलेगा, ज़्यादा लाइट से डर लगेगा, और मोनोकुलर डिप्लोपिया देखने को मिलेगा, मतलब एक आंख के अंदर डिप्लोपिया देखने को मिलेगा, जिस आंख के अंदर डिफेक्टिव मसला चल रहा होगा ना उसके अंदर डबल विजन देखने को मिलेगी। और फिर साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस में क्या क्या आ सकता है कि एक डिस्टेंट डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी है, ये सारे प्रोसीजर हैं, आप लोगों को आगे जाकर पढ़ाऊंगा जब हम वो वाला चैप्टर पढ़ाएंगे जिसके अंदर हमने प्रोसीजर करने होते हैं, ठीक है। उसमें ऑयल डॉपलर रिफ्लेक्स पॉजिटिव देखने को मिलेगा। ऑयल ड्रॉपलेट रिफ्लेक्स ये होता है कि जब हम लाइट डालते हैं ना आंख के ऊपर, ठीक है, तो उसमें हमें सेंटर में जहाँ पे कौन बनी होती है वो बिल्कुल ब्राइट सा पोर्शन देखने को मिलता है, चमकता हुआ, ठीक है। फिर शैडो पे एक रेड रिंग दोबारा आती है, फिर एक ब्लैक रिंग दोबारा आती है। तो एक पैथोजेनोमिक है इसका, जो जिसके अंदर हम डिस्टेंट डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी करते हैं तो ऑयल ड्रॉपलेट रिफ्लेक्स देखने को मिलता है, ऐसी इमेज देखने को मिलती है जब हम लाइट डालते हैं, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो फिर मंसन साइन पॉजिटिव देखने को मिलता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये होता है कि जब हम पेशेंट को बोलते हैं ना कि अपना जो आई ग्लोब है उसको नीचे को मूव करो, जो कॉर्निया है उसको नीचे को लाओ, जब वो कॉर्निया ब्लैक वाला कॉर्निया आता है हमारे लोअर आईलिड के लेवल पे, लोअर आईलिड के लेवल पे आएगा तो आपको पता है कौन शेप बना हुआ है, ये कौन शेप है ना, साथ ही जो हमारा लोअर आईलिड है ना उसको वी शेप प्रेजेंटेशन देगा, तो हम समझ जाएंगे मंसल साइज पॉजिटिव है। फिर क्रेटोस्कोपी क्या होगी? क्रेटोस्कोपी आपको पता है एक प्रोसीजर है, वो मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा। उसके अंदर इरेगुलर रिंग्स देखने को मिलेंगी। नॉर्मल जो रिंग्स होती है ना वो एक पूरा स्ट्रक्चर दे रही होती है, आपको पता है कि जो हमारा कॉर्निया वो पूरा एक डूम शेप स्ट्रक्चर है, वो प्रॉपर रिंग्स देगा कि हाँ पूरा एक अल्लाह की तरफ से ना अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है, परफेक्ट स्ट्रक्चर है। लेकिन जब वो क्रेटोकोनस की कौन शेप में चला गया तो वो जो सर्कल देगा वो भी सही नहीं देगा, वो इरेगुलर रिंग्स होंगी, ठीक है। फिर रेटिनोस्कोपी करेंगे, रेटिनोस्कोपी के अंदर हमें जो पीछे रेटिना पे ना वो सीयर टाइप रिफ्लेक्सेस देखने को मिलेगी। जब हम लाइट डालेंगे ना ऐसे साथ ही पहले ऐसे लगेगा कि सीयर खुली हुई है, ठीक है, फिर जैसे लाइट को हम बाइंड मतलब नीचे को लाने की कोशिश करेंगे तो सीयर ऐसे बंद हो जाएगी, जैसे सीयर बंद नहीं होती कटिंग करते हैं जैसे हम, तो ऐसे सीयर खुली देखने को मिलेगी, फिर दोबारा बंद हो जाएगी जब हम लाइट को नीचे को लेके जाएंगे, तो उसको हम कहेंगे सीयर रिफ्लेक्स पॉजिटिव है। इसके अंदर इरेगुलर सीयर रिफ्लेक्स देखने को मिल रहे हैं रेटिनोस्कोपी के ऊपर। फिर स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करेंगे, स्लिट लैम्प वही इसके ऊपर हम पेशेंट को बोलते हैं चिन्ह रखो, फिर हम लाइट डाल के तो अपना लेंस के थ्रू देख सकते हैं उसकी आई को। सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलेगा? थिनिंग देखने को मिलेगी, जो कॉर्निया जहाँ से मिड में थिन हुआ होगा या फिर ऊपर वाले कॉर्नर से जहाँ से भी मतलब थिनिंग देखने को मिलेगी। फिर फॉरवर्ड बल्जिंग होगी, मतलब एपिकल शेप बना होगा, ठीक है। और साथ में हमें वॉक्स लाइन देखने को मिलेगी स्ट्रोमा के ऊपर, स्ट्रोमा के ऊपर वर्टिकल लाइन देखने को मिलेगी छोटी छोटी ऐसे ऐसे, अगर उसको हम दबाएंगे ना बाइट से प्रेस करेंगे तो वो वर्टिकल लाइन उसी टाइम गायब हो जाएगी। ये स्ट्रोमल डिफेक्ट आ रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रोमा डिफेक्टिव इस टाइम चल रहा है, जो अंदर कोलेजन है वो डिफेक्टिव बना हुआ है। फिर उसके बाद क्या होगा कि जो कॉर्नियल नर्व है वो क्लियर हो जाएंगे। वो क्यों क्लियर हो रही है? आपको पता है कि स्ट्रोमा जो है हमारा वो 90% तो हमारा पोर्शन वही बना रहा है, अगर वही अपना स्ट्रक्चर लूज कर देगा तो हमें तो सामने नर्व्स नजर आनी शुरू हो जाएगी, नर्व्स अंदर से जो येलिश गुजर रही होंगी, ठीक है। इस तरह से नर्व्स भी क्लियर हो जाएगी और फ्लैशर्स रिंग देखने को मिलेंगी। ये एक रिंग है, मतलब अगर हमारा कौन शेप बना हुआ है ना, तो ये जिसका मार्जिन है जहाँ पे इसकी बेस है इस जगह पे आयरन डिपॉजिट हो जाएगा और हमें एक येलोइश सी रिंग देखने को मिलेगी, इसको हम कहेंगे फ्लैशर्स रिंग है आयरन डेपोजिशन की वजह से। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में एक आया था कॉर्नियल टोपोग्राफी है और एक क्रेटोमेट्री, ये दोनों प्रोसेस है, बहुत प्रिसाइजली मेजर करते हैं एस्टिग्मेटिज्म को। अगर पहली स्टेज पर भी पेशेंट प्रेजेंट करेगा ना क्रेटोकोनस के अंदर तो उसी टाइम उसको डायग्नोज कर रहेंगे। और मायोपिया वगैरह के लिए भी काफ़ी मतलब इफेक्टिव है। मायोपिया होता है कि किसी पेशेंट की फार साइटेडनेस खराब होनी, मतलब दूर की नज़र खराब हो जानी और करीब की नज़र ठीक रहनी, तो इसके इन केसेस में देखा जाता है क्रेटोकोनस के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों प्रोसीजर उसी टाइम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। और फिर ट्रीटमेंट क्या होगा? स्पेक्टिकल्स देंगे हम। स्पेक्टिकल क्यों दे रहे होंगे? कोई भी उसके अंदर एरर आ रहा है
मतलब कि रिफ्रैक्टिव एरर आ रहा है तो उसको दूर किया जाए। और उसके बाद रिजिड कॉन्टैक्ट लेंसेज देंगे ताकि जो एस्टिग्मेटिज्म आ रहा है ना उसको करेक्ट किया जाए। वो लेंस की शेप ऐसी बनाई जाती है कि ताकि जो हमारा कॉर्निया ना दोबारा से डूम शेप हो जाए, या फिर ऐसा हो जाए कि लाइट रेज जो जाके एक जगह पे इमर्ज हो रेटिना के ऊपर। फिर इंटेक्स आ जाती है। इंटेक्स क्या है कि दी इंट्रा कॉर्नियल रिंग सेगमेंट्स हैं, ये असल में ना सी शेप ना ऐसे ऐसे प्लास्टिक की ना इंसर्ट्स होते हैं। ये हम अगर ये कौन बनी है तो इसकी साइडों पे इंसर्ट कर देते हैं और एक तरह से हम प्रेस लाते हैं, ऊपर प्रेशर डालते हैं ताकि कॉर्निया अपनी री शेप में आ जाए। आपको पता है कोलेजन है, कोलेजन में फाइबर फाइबर टूटेंगे, दोबारा से फाइबर रीज्वाइन होंगे और एक तरह से हो सकता है कि कॉर्निया अपनी नई शेप में आ जाए जो हमें शेप चाहिए। ठीक है, तो एक तरह का प्रेशर डाल के तो हम उसको अपनी शेप में लाने की कोशिश करते हैं, जिसको हम इंटेक्स कह रहे होते हैं। फिर कोलेजन क्रॉस लिंकेज एक प्रोसेस है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको CXL भी कह रहे होते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये होता है कि हम ना पहले पेशेंट की जो ऊपर वाली सबसे ऊपर वाली लेयर है, पिछली लेयर, उसको रिमूव करते हैं। ठीक है, फिर उसकी आंखों में राइबोफ्लेविन डालते हैं। राइबोफ्लेविन होता है जो विटामिन B2 है। ठीक है, विटामिन B2 डालते हैं, फिर साथ ही उसको यूवी लाइट से एक्सपोज करते हैं। विटामिन B2 और यूवी लाइट मिलके ऐसा काम करती हैं कि जो बॉन्डिंग है ना उसके दरमियान में, आपको पढ़ाया है कोलेजन के दरमियान बॉन्डिंग है, इनको स्ट्रॉन्गर कर देती है। इनको स्ट्रॉन्गर कर देंगी तो जो स्टेज जहाँ पे प्रेजेंट है ना वहीं पे रुक जाएगी। असल में ये कंडीशन प्रोग्रेसिव है, ये रुकती नहीं है, ये आगे की आगे बढ़ती जाती है। हाइड्रोप्स हो जाएंगे, स्कारिंग हो जाएगी, पेशेंट परमानेंटली ब्लाइंड हो जाएगा अगर हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो ये कोलेजन क्रॉस लिंकेज का मतलब होता है कि जहाँ पे उसका डिसऑर्डर है वहीं पर रोक देंगे, बाद में कॉन्टैक्ट लेंसेज वगैरह लगा के तो उसकी ज़िंदगी को आसान कर देंगे, या फिर कोई प्लास्टिक इंसर्ट्स लगा देंगे जो इंटेक्स वगैरह है। ठीक है, फिर ये DAL के एक प्रोसीजर है जिसको हम कहते हैं कि डीप एंटीरियर लैमिलर केरेटोप्लास्टी करनी है। कि अगर आपकी ये पहली लेयर आती है, एपिथेलियल लेयर आ जाती है, फिर उसके बाद बोमेंस लेयर आ जाती है, फिर हमारा स्ट्रोमा आ जाता है, तो ये तीनों लेयर रिमूव करनी है। ठीक है, और जो डोनर है उसके कॉर्निया से वो तीनों लेयर लेनी है और इसके ऊपर लगा देनी है। ठीक है, और फिर केरेटोप्लास्टी है कि ये परमानेंटली मतलब सारा का सारा हमने कॉर्निया रिमूव करना है और लगाना है। मतलब कि जो नीचे एंडोथीलियल लेयर है, ठीक है, एंडोथीलियल लेयर के ऊपर वाली जो डेस्मेंट लेयर होती है, ठीक है, वो भी रिमूव कर देंगे। उस केस में हम नहीं रिमूव कर रहे थे, जो कि हम डार्क में कर रहे थे उसमें नहीं रिमूव कर रहे थे, लेकिन इसके अंदर हमने वो भी रिमूव कर देंगे, पूरा का पूरा कॉर्निया रिमूव करना। इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं, ज़ाहिर बात है जब अगर हम सारी लेयर्स को रिमूव कर रहे हैं तो नीचे से एंटीरियर चैम्बर से हमारा जो एक्वस ह्यूमर वगैरह वो भी बाहर आ सकता है, कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। इस वजह से थोड़ी सी वो सेफ लगती है। उसके बाद फिर केराटोप्लास्टी आ जाती है। तो फिर लास्ट में बचता है कि अगर हाइड्रोप्स देखे जा रहे हैं तो हाइड्रोप्स अगर हम पानी चला के वहाँ के तो कैसे निकालेंगे, हम हाइपरटोनिक सलाइन डालेंगे, मतलब इसके अंदर साल्ट्स वगैरह ज़्यादा होंगे, ये जो पानी अंदर होगा उसको सींच लेंगे। ठीक है, सींच के उसको बाहर निकाल लेंगे और साथ में हम प्रेशर बैंडेज दे देंगे, क्योंकि परफोरेशन वगैरह तो वो ना हो कि जो सारा का एक्वस ह्यूमर है वो बाहर आ जाए आँख से। ठीक है।